नमस्कार साथियों, अब हम लोग आइडियल स्टडी सेंटर के माध्यम से मैं प्रमोद कुमार सिंह आप लोगों के बीच पॉलिटी क्लास 11 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ है उसके हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं, जिससे हमें काफ़ी फायदा होगा और आने वाले कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा में भी इसका हमें लाभ मिल सकता है। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राज्य से आरंभ और राज्य पर समाप्त होता है। इसमें है कि राजनीति का अध्ययन जो है राज्य से आरंभ और राज्य पर समाप्त होता है। तो यह बात गार्नर के द्वारा कहा गया है। गार्नर चार्ल्स गार्नर के द्वारा ये बातें कही गई है। दूसरा प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है। तो राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है वह कला भी है और विज्ञान भी है। इस दोनों संदर्भों में देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का क्या अर्थ है। पोलिस का अर्थ है नगर राज्य। पोलिस का अर्थ है नगर राज्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी सामाजिक विज्ञान आर्थिक प्रणालियों और नीतियों का अध्ययन करता है जो राजनीतिक निर्णयों को आकार देता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मेन हमारा आर्थिक प्रणाली की बात किया गया है कि आर्थिक प्रणाली और नीतियों का अध्ययन करेगा। तो इसके लिए हमें इस ऑप्शन पर जाना बेहतर रहेगा। ये क्वेश्चन का आंसर है अर्थशास्त्र। कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक प्रणालियों और संस्थाओं का अध्ययन करता है। तो राजनीतिक प्रणाली का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर राजनीतिक प्रणाली और संस्था का अध्ययन है राजनीति विज्ञान। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में राज्यों और गैर राज्य अभिनेताओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इसमें देखिए मेन क्लू पकड़ना होता है। यहाँ पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में राज्य और गैर राज्य। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में यानी इंटरनेशनल रिलेशन में या सिस्टम में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करता है। सामाजिक समझौता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसमें थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो, इन्होंने तीनों ने सामाजिक समझौता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी होगा। किसने कहा कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है और उन्हें एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है। तो इसमें ये जो सिद्धांत है सामाजिक समझौता सिद्धांत है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य जो होता है स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होता है और उन्हें एक मजबूत सरकार की आवश्यकता होती है। दैवीय अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दैवीय अधिकार सिद्धांत, तो इसका प्रतिपादन किया था जेम्स प्रथम ने। कौन सा सिद्धांत राज्य द्वारा अपने नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उसकी भूमिका पर बल देता है। तो यहां पर देखिए दिया गया कि राज्य द्वारा नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, तो आप पढ़े होंगे डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें कल्याणकारी राज्य की सिद्धांत की अवधारणा पर बल दिया गया है। तो कल्याणकारी राज्य सिद्धांत। राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है। तो राजनीतिक विज्ञान जो है, पॉलिटिकल साइंस जो है, वह राज्य के ऐतिहासिक स्वरूप का, राज्य के वर्तमान स्वरूप का और राज्य के भावी स्वरूप का, यानी कि इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों के स्वरूप का अध्ययन करता है। अतः इसका आंसर होगा इनमें से सभी का। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है, तो राजनीतिक जो विज्ञान का क्षेत्र है शक्ति संबंधों का अध्ययन है। शक्ति संबंधों का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है। तो राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु। अब आधुनिक राजनीति विज्ञान अगर इसमें दे दिया जाए, इसमें जोड़ दिया जाए कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है, तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक निकोलो मैकियावेली है। निकोलो मैकियावेली। राज्य की प्राथमिक विशेषता क्या है।
क्या नहीं है, इसमें सवाल है क्या नहीं है, राज्य की प्राथमिक विशेषता क्या नहीं है। तो इसमें जो है राज्य की जो होती है 4 प्रमुख विशेषता होती है। पहला होता है जनसंख्या, दूसरा होता है सरकार, और तीसरा होता है संप्रभुता, और चौथा जो है वो है क्षेत्र। और इसके जगह पर क्या लिखा गया है, धर्म लिखा गया है, धर्म। तो चौथा विशेषता क्या हो गया, क्षेत्र। अतः इसमें दिया गया है कि राज्य की प्राथमिक विशेषता क्या नहीं है, तो ये जो है धर्म नहीं है, इसका आंसर होगा धर्म। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि राज्य की जो विशेषता होता है, पहला होता है जनसंख्या, दूसरा हो गया सरकार, और तीसरा हो गया संप्रभुता, और चौथा हो गया क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य के किस तत्व को मानव तत्व माना जाता है, राज्य के किस तत्व को मानव तत्व माना जाता है। तो मानव तत्व मतलब मानव, जिसमें मानव हो। तो इसमें किसमें, जनसंख्या, पहले ही ऑप्शन पर दिया गया है कि जनसंख्या जो है मानव तत्व होता है। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारी पुस्तकों को लिखा गया है, लेकिन यहां पर हम ऑप्शन पर विचार करेंगे तो पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र और द प्रिंस, ये तीनों अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखा गया है। लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उस पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, और इस पुस्तक को भारतीय स्वशासन भी कहा जाता है, भारतीय स्वशासन या हिंद स्वराज। इसलिए ये एक और बात बता दें कि ये जो पुस्तक है 1909 में लिखी गई थी। ये पुस्तक किस टाइम में लिखी गई थी, 1909 में। पॉलिटिक्स, अब देखिए उस ऑप्शन में पॉलिटिक्स था, हम इसीलिए वहां पर नहीं बात किए क्योंकि आगे ये प्रश्न आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो दिया गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक आप चाणक्य है, द प्रिंस मैकियावेली ने लिखा है, और पॉलिटिक्स का लेखक अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स का लेखक जो है अरस्तु है। अगला हमारा प्रश्न उसी से संदर्भ में है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक अरस्तु है, जो कि एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की व्यवस्था हुई थी। तो सबसे पहले संघात्मक शासन की जो व्यवस्था हुई थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि दी रिपब्लिक किसकी पुस्तक है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण और मतलब परीक्षा में भी हमेशा यह पूछता रहता है कि द रिपब्लिक पुस्तक किसकी रचना है। तो द रिपब्लिक पुस्तक जो है यह प्लेटो की रचना है, और यह जो पुस्तक है 375 बीसी में लिखा गया था। किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। तो इसमें विचारक का पूछा गया कि किस विचारक के द्वारा जो है राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है। तो इसमें लिकोक के द्वारा, लिकोक राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। इसको इस तरह याद सकते हैं कि राजनीति में जो सरकार होती है हमेशा कुछ ना कुछ लीक करती रहती है। तो राजनीति विज्ञान सरकार का जो अध्ययन है लिकोक के अनुसार। आप किसी भी चीज को रिलेट करके जो याद कर सकते हैं, रिलेटिव करके आप याद करेंगे तो और बेहतर तरीका से और ज्यादा लंबा समय तक याद रहेगा। किसके मतानुसार, मतलब किसका विचार था कि राज्य मानव का बृहद रूप है। राज्य जो है मानव का बृहद रूप है, तो वो है प्लेटो। प्लेटो के मतानुसार राज्य मानव का बृहद रूप है। द प्रिंस नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है। वहां हमने चर्चा किया था कि द प्रिंस जो पुस्तक है वह पुस्तक का ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, और इस पुस्तक के लेखक है मैकियावेली। मैकियावेली के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, और इनका जो नाम है, पूरा नाम है निकोलो मैकियावेली। यह पुस्तक 16वीं सदी में लिखी गई थी। यह पुस्तक जो है वह 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत कौन दिया था। तो रूसो। इनका पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो के द्वारा सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है प्रतिपादन हुआ था। तो सामान्य इच्छा, तो अगर व्यक्ति की सामान्य इच्छा पूरा नहीं होता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो रूस जाता है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं सामान्य इच्छा का सिद्धांत कौन दिया था, रूसो। और यह जो सिद्धांत था कृत सामाजिक अनुबंध में यह
बताया गया था। लेवियाथन के रचनाकार कौन है? लेवियाथन के रचनाकार है हॉब्स, थॉमस हॉब्स। लेवियाथन के रचनाकार है थॉमस हॉब्स। और यह जो रचना है 1651 में प्रकाशित हुई थी। किसने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया था? कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग, कॉमनवेल्थ अभी एक गेम का नाम है जिसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग हॉब्स के द्वारा राज्य के संदर्भ में किया गया था। किसने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? तो मैन इज ए सोशल एनिमल हम सुने हैं, यहाँ पे मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। तो मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, अरस्तु के द्वारा कहा गया था। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। दोस्तों, हमने जो ये वीडियो बनाया है उस वीडियो में हमने पहले से प्रश्न पे टिक लगा दिया है, ठीक ना। जैसे बहुत सारे जो क्या होता है कि साउंड कभी कभी अच्छा नहीं आ पाता है, या साउंड की कहीं कहीं प्रॉब्लम रहती है, जिससे कहीं नॉइज ज्यादा है तो वहां पर पढ़ने में दिक्कत होता है, और इसलिए वहां पर पता नहीं चलता है कि वीडियो में क्या आवाज आ रहा है। इसलिए हमने पहले से टिक लगा दिया कि उस तरह से देख सकते हैं। हालांकि मैं इस चीज को अगले वीडियो से कुछ 2-4 वीडियो के बाद मैं चेंज कर दूंगा, ताकि आप अनुमान लगा सके कि किसका आंसर क्या है। और प्रश्न के बाद मैं आपको 3-4 सेकेंड का गैप भी दूंगा, ताकि आप भी गेस करिए कि उसका आंसर क्या होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला जो 27 नंबर प्रश्न है, टू ट्रीटिस ऑन गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो जॉन लॉक, इस पुस्तक के लेखक है जॉन लॉक। टू ट्रीटिस ऑन गवर्नमेंट, ट्रीटिस ऑन गवर्नमेंट। ट्रीटिस में मानिए टूट जाएगा, क्या चीज टूट जाएगा? तो लॉक टूट जाएगा। तो ट्रीटिस ऑन गवर्नमेंट के लेखक है जॉन लॉक। और यह जो पुस्तक है यह 1689 में गुमनाम रूप से अपनी कृति प्रकाशित किया था इन्होंने 1689 में। निम्न में से क्या परंपरावादी दृष्टिकोण के लिए उपयोगी नहीं है? तो परंपरावादी दृष्टिकोण के लिए ये जो है व्यवहार उपयोगी नहीं है, व्यवहार। जबकि दर्शन, इतिहास और संस्था ये दोनों उपयोगी है। ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा है? ये पुस्तक जो है ग्रामर ऑफ जो पॉलिटिक्स है, यह पुस्तक हेरोल्ड लॉस्की के द्वारा लिखा गया है। लॉस्की यानी हेरोल्ड लॉस्की के द्वारा लिखा गया है। और यह पुस्तक जो है 1925 में प्रकाशित हुई थी, द ग्रामर ऑफ, ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। निम्न में से कौन राजनीति विज्ञान के अध्ययन का दृष्टिकोण नहीं है? तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का दृष्टिकोण के रूप में परंपरावादी भी है, समाजशास्त्रीय भी है और दार्शनिक भी है। तो कहने का मतलब कह रहे कौन नहीं है? तो ये सभी है। तो इनमें, तो इसका आंसर होगा कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि परंपरावादी, समाजशास्त्रीय और दार्शनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का दृष्टिकोण नहीं है, यानी कि तीनों है। जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसका भी आंसर जो होता है वो होता है इनमें से कोई नहीं। कभी भी किसी प्रश्न का उत्तर लगाने के लिए हमें सभी ऑप्शनों पर एक बार विचार अवश्य करना चाहिए। कोई इजी प्रश्न भी आए तो हमें उसे बहुत जल्दी टिक नहीं लगा देना चाहिए, और कोई भारी भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें तुरंत घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर भारी प्रश्न रहेगा तो सबके लिए भारी होता है, और इजी सबके लिए भारी होता है। इजी होता है, इजी टू मॉडरेट होता है, मॉडरेट होता है, और हार्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन होता है। लेकिन उससे हमको घबराना नहीं है। पेशेंस बहुत जरूरी चीज है। राज्य की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है, तो राज्य की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता राज्य की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है। किसने प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा किया था? तो प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा किसने किया था? तो लॉक ने किया था। हमको जो भी चीज हमारे अधिकार में होता है उसको क्या कर देते हैं, हमको जो प्राकृतिक रूप से हमको अधिकार मिला है तो उसको हम लॉक करना चाहते हैं। तो प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा किसने किया था? लॉक। दोस्तों, साथियों, मैं किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का लॉ मतलब कि ट्रिक के माध्यम से भी बता सकता हूं, लेकिन ट्रिक उतना कभी कभी काम नहीं करता है। इसलिए सबसे पहले उसके कंसेप्ट को समझिए, उसको याद कर लीजिए, उसके बाद आप ट्रिक
ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है? तो राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, ये कहा था गार्नर महोदय ने। किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा? तो मेरियम। तो मेरियम को जानिए कि मारता कौन है? जिसके पास शक्ति होता है। तो राजनीति को शक्ति का विज्ञान मेरियम ने कहा था। अगला सवाल है हमारा 35 नंबर कि निम्न में से कौन सा अंतर अनुशासनात्मक विषय नहीं है? तो अनुशासनात्मक विषय कौन नहीं है? तो राजनीतिक सिद्धांत जो है अनुशासनात्मक विषय नहीं है, जबकि राजनीति अर्थशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक मनोविज्ञान ये सब अनुशासनात्मक विषय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विषय का संबंध मत व्यवहार के मनोवैज्ञानिक तरीके से संबंधित है? तो वो है राजनीतिक मनोविज्ञान। राजनीतिक मनोविज्ञान जो है ये जो है मत व्यवहार के मनोवैज्ञानिक तरीकों से संबंधित है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच संबंधों का प्राथमिक केंद्र क्या है? इसका प्राथमिक केंद्र है राजनीति और सामाजिक संरचनाओं के बीच परस्पर क्रिया को समझना। कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक संदर्भों में व्यक्तिगत और समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? तो राजनीतिक संदर्भों में, यहां पर देखिए लिखा है राजनीतिक संदर्भों में। तो राजनीतिक संदर्भों में कौन करेगा? तो राजनीतिक विज्ञान करेगा। आधुनिक समाज में राज्य का क्या महत्व है? तो राज्य का बहुत सारा महत्व होता है, जैसे सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना, ये सभी राज्य के द्वारा किया जाता है। अतः इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। राज्य के किस तत्व के पास कानून बनाने और लागू करने की शक्ति होती है? तो कानून बनाने और लागू करने की शक्ति जो होती है वो राज्य का 4 तत्व होता है ना। तो संप्रभुता जो होता है, संप्रभुता, उसके पास कानून बनाने और लागू करने की शक्ति होती है संप्रभुता के पास। किस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है? तो प्राकृतिक जो संस्था है वह जैविक सिद्धांत के द्वारा बताया गया है। किसने कहा कि मनुष्य जन्म से कोरा स्लेट होता है? टेबुला रसाया, कोरा स्लेट, टेबुला रसाया, और उनका वातावरण उन्हें आकार देता है। तो ये जॉन लॉक जो है वो कहते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो कोरा स्लेट होता है, माने कोरा कागज, उसके माने पास कुछ भी नहीं होता है, मतलब कुछ भी ज्ञान लेकर नहीं आता है, लेकिन उन्हें वातावरण के द्वारा जो है उस सारी चीजों को आकार देता है। तो ये जॉन लॉक महोदय के द्वारा ये बातें कही गई है। किसने कहा कि राज्य को न्याय और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए? तो ये प्लेटो ने कहा था कि राज्य को न्याय और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। राजनीति विज्ञान का पारंपरिक दृष्टिकोण क्या है? तो राजनीतिक विज्ञान का पारंपरिक दृष्टिकोण है सरकार और राजनीति का अध्ययन। 45 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? यहां पर हमने क्या देखा? पारंपरिक दृष्टिकोण। क्या देखा हमने कि पारंपरिक दृष्टिकोण क्या है? तो सरकार और राजनीति का अध्ययन। वहीं अगर देखा जाए कि आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, तो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत शक्ति, गतिशीलता और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन का क्या महत्व है? तो राजनीतिक विज्ञान आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में काम कर रहा है, जैसे सरकार की नीतियों को समझना, शक्ति गतिशीलता का विश्लेषण करना, आलोचनात्मक सोच का कौशल विकसित करने के लिए। यानी कि हमारा आंसर जो होगा इनमें से सभी होगा। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को किसने प्रतिपादित किया था? कौन जो है इसको बताया था? हु प्रोपाउंडेड द बिहेवियर अप्रोच द पॉलिटिकल साइंस? तो डेविड ईस्टर्न के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। पारंपरिक और आधुनिक राजनीति विज्ञान के बीच का प्रमुख अंतर क्या है? तो यहां पर जो देखेंगे इसमें सभी होगा इसका आंसर, इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि सरकार का अध्ययन बनाम शक्ति गतिशीलता का अध्ययन, ये भी सही है। संस्थाओं का अध्ययन बनाम व्यवहार का अध्ययन, ये भी सही है। और सी भी सही है, राष्ट्रीय अध्ययन बनाम अंतरराष्ट्रीय अध्ययन। इसलिए इसका आंसर हो रहा है इनमें से सभी। लोकतंत्र में
राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत ही व्यापक पैमाने पर होती है, जैसे नागरिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना, सार्वजनिक नीति को आकार देना और राजनीतिक भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करना। और तो हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी इसका आंसर होगा। विधायिका का प्राथमिक कार्य क्या है? देखिए, जो सरकार होती है, सरकार मतलब कि कई सरकार के चलाने वाले मुख्य 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसमें विधायिका का प्राथमिक कार्य है कानून बनाना। इसका प्राथमिक कार्य क्या है? कानून बनाना। वही कानून को लागू करना किसका काम है? तो कानून को लागू करना ये कार्यपालिका का काम है। कानून को लागू करना कार्यपालिका का काम है। वही कानून की व्याख्या करना, तो कानून की व्याख्या करना ये न्यायपालिका का काम है। अगर कानून में संशोधन करना रहेगा तो फिर विधायिका कानून में संशोधन कर सकती है। तो समझ गए कि कानून को बनाने का काम कौन करता है? विधायिका। कानून को लागू करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका। और कानून का व्याख्या कौन करता है? कानून में संशोधन कौन करता है? तो कानून का व्याख्या न्यायपालिका करता है और कानून में संशोधन करता है विधायिका। मार्क्सवाद का मुख्य विचार क्या है? तो मार्क्सवाद का मुख्य विचार है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष सरकार की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें शक्ति एवं केंद्रीय प्राधिकरण और घटक इकाइयों के बीच विभाजित होता है। तो इसको हम कहते हैं संघात्मक। इसको संघात्मक कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहता है कि राज्य परिवार से उत्पन्न हुआ है? तो राज्य परिवार से उत्पन्न हुआ है यह पितृसत्तात्मक सिद्धांत कहता है। बल सिद्धांत के अनुसार राज्य का उद्गम कैसे हुआ? तो बल सिद्धांत के अनुसार राज्य का उद्गम जो है बल और शक्ति के प्रयोग से हुआ। कौन सा सिद्धांत राज्य का उद्गम में ईश्वर की भूमिका पर जोर देता है? ईश्वर की भूमिका पर कौन जोर देता है? तो यह दैवीय अधिकार देता है। कौन देता है? तो दैवीय अधिकार देता है। किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता माना जाता है? तो व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता चार्ल्स मैरियम को माना जाता है। व्यवहारवादी क्रांति के प्रणेता चार्ल्स मैरियम को माना जाता है। कौन सा क्षेत्र राजनीति विज्ञान के अंतःशास्त्रीय उपागम से लाभान्वित होता है? तो राजनीति विज्ञान के अंतःशास्त्रीय उपागम से सार्वजनिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शासन, ये तीनों लाभान्वित होता है। इनमें से सभी इसका आंसर होगा। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में इतिहास का क्या महत्व है? तो इतिहास, हर एक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इसमें देखेंगे तो इतिहास का बहुत सारा रोल है, जैसे घटनाओं को समझना, राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण करना, राजनीतिक परिघटनाओं का संदर्भ प्रदान करना। इसलिए यहां पर इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कौन सा विषय राजनीतिक विज्ञान को, राजनीतिक निर्णयों को आकार देने में मानव व्यवहार की भूमिका को समझने में मदद करता है? तो ये जो है मनोविज्ञान, इसका आंसर होगा मनोविज्ञान। राजनीति विज्ञान में अंतःशास्त्रीय उपागम की प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका प्राथमिक लाभ है समग्र समझ। कौन सा सामाजिक विज्ञान विषय राजनीति विज्ञान से निकटता से जुड़ा हुआ है? तो राजनीति विज्ञान से अगर देखा जाए निकटता से जुड़ा हुआ है समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास, यानी इनमें से सभी। न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य क्या है? न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य है कानून की व्याख्या करना। कानून बनाने का काम है विधायिका का, कानून को लागू करने का काम है विधायिका का, कार्यपालिका का। शक्तियों की पृथक्करण का अवधारणा क्या है? शक्तियों के पृथक्करण का मतलब होता है कि शक्तियों को बांट देना, यानी कि लो से टॉप तक, यानी कि हम देखते हैं कि पंचायती राज्य व्यवस्था से लेकर के वहां केंद्र स्तर तक शक्तियों का विभाजन किया गया है कि किसके पास कौन सी शक्ति है। तो शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा जो है शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। संप्रभुता की अवधारणा क्या होती है? संप्रभुता का मतलब होता है राज्य का सर्वोच्च प्राधिकार, राज्य चाहे जो भी कर सकता है, इसलिए सर्वोच्च सुप्रीम पावर उसके पास है। राज्य और सरकार के बीच क्या अंतर है? तो राज्य और सरकार के बीच बहुत अंतर होता है। जैसे राज्य अस्थायी होता है जबकि सरकारें अस्थायी होती है। राज्य अस्थायी होगा, सरकारें, जैसे कि हमारे राज्य में या देश में देखिए, यहाँ राज्य से संबंध देश से ही है। जैसे सरकार कोई फिक्स नहीं है कब रहेगी, कभी कांग्रेस, कभी राजद, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। जैसे बिहार में कभी जदयू थी, राजद थी, अभी जदयू है।
भाजपा साथ है, उस तरह से राज्य अस्थायी होते हैं लेकिन सरकारें अस्थायी नहीं होती है। उसी तरह राज्य संप्रभु है, सरकार संप्रभु नहीं है। राज्य राजनीतिक होती है जबकि सरकार प्रशासनिक होती है। इसलिए इसका आंसर हो रहा है इनमें से सभी। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन का क्या महत्व है? तो राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था है उसका अध्ययन बहुत सारे व्यापक उसका महत्व होता है। इसको समझने के लिए अगर सभी बिंदुओं पर विचार करें तो यहाँ पर दिया गया है कि राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध समझने के लिए, राजनीति और आर्थिक नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए, अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए, तो अगर हम इस पर बहुत बढ़िया से देखें तो ये ए, बी और सी तीनों सही है। ये तीनों ऑप्शन सही है। इसलिए इसका आंसर क्या दिया है? इनमें से सभी। इनमें से सभी जो दिया रहता है, ज्यादातर 99% जो प्रश्न होता है उसका आंसर इनमें से सभी हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वन लाइनर ना होकर के एक मतलब बहुत कई सारे क्वेश्चनों को मिला करके बनाया गया है ऑब्जेक्टिव के रूप में। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कई प्रकार का होता है, जैसे मिलान करने वाला होता है, सही गलत करने वाला होता है, रिक्त स्थान को भरने वाला होता है, मल्टीपल चॉइस वाला होता है। इस तरह से ये जो हम लोग देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस वाला देख रहे हैं, उसमें भी कई सारे निगेटिव मार्किंग होता है, किसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो हम सब पे ध्यान देते हुए ही हम तैयारी करेंगे। सरकार में कार्यपालिका की क्या भूमिका है? सरकार में कार्यपालिका का है कानून को लागू करना है। तो बताइए कि कानून कौन बनाता है, कानून का व्याख्या कौन करता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। सरकार की उप प्रणाली को क्या कहते हैं? जिसमें नागरिक प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो जिसमें नागरिक जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, यानी कि हम अपना नेता चुनते हैं वोट दे करके, तो उस प्रणाली को कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो राज्य और आवश्यक बुराई है लॉ। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारा बुराई फैला हुआ है और अपने हम घर को बंद करते हैं, लॉक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सामान चोरी हो जाएगा। हम ट्रिक बता रहे हैं। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, कौन कहा है? लॉक। किस प्रकार के राज्य में एकल केंद्रीय सरकार होती है? तो एकल केंद्रीय सरकार का मतलब एकात्मक राज्य। राज्य का सर्वोच्च प्राधिकारी कौन है? तो राज्य का जो सर्वोच्च प्राधिकारी है वो है कौन? तो वह संप्रभुता। राज्य के किस सिद्धांत में आर्थिक कारकों की भूमिका पर जोर दिया जाता है? तो मार्क्सवादी सिद्धांत में आर्थिक कारकों की भूमिका पर जोर दिया जाता है। आर्थिक कारक मतलब मार्क्सवादी सिद्धांत। किसके अनुसार राज्य एक वर्ग आधारित संगठन है? तो मार्क्स के द्वारा कहा गया कि राज्य जो है एक वर्ग आधारित संगठन है। किसके अनुसार राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक संस्था है? तो हॉब्स महोदय ने इस बात को कहा है। किस प्रकार के राज्य में सरकार की विकेंद्रीकृत प्रणाली होती है? तो संघीय विकेंद्रीकृत का मतलब होता है कि पावर को एक ही जगह न रह करके विभिन्न प्रकार, जैसे हमारे केंद्र से राज्य अलग हुए हैं, केंद्र से राज्य बने, राज्य में जिले हैं, जिले में ब्लॉक, ब्लॉक में जो है गांव बटे हुए हैं। इस तरह से सरकार का विकेंद्रीकृत हुआ है। तो संघीय में देखते हैं, वहां पर देखिए गांव में मुखिया होते हैं, प्रखंड में प्रमुख हैं, जिला में जिला के लेवल के जो नेता हैं चेयरमैन हैं। उस तरह से ये विकेंद्रीकृत का मतलब यही होता है। किस प्रकार के राज्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर जोर दिया जाता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर जोर उदारवादी में दिया जाता है। साथियों, हम जो वीडियो बनाने वाले हैं इसके बाद ये सब क्लास वर्क बना करके हम बहुत सारे कंपटीशन का वीडियो बनाएंगे, जिससे कंपटीशन मेड इजी, मतलब कि जो प्रतियोगिता परीक्षा है इजी आसान हो जाए और आपके जो सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल ही आपके समझ के से अंदर हो और कोई भी विषय आपके लिए कठिन ना लगे। इसके लिए मैं सबका शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो बहुत सारे मैं इसी पर फोकस करने वाला हूं और मेरा लक्ष्य यही है कि विद्यार्थी का भटकाव बहुत कम हो और पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा से ज्यादा केंद्रित हो, ताकि आगामी जो प्रतियोगिता होने वाली है, अब देखिए कि एक जगह पे 9 व्यक्तियों का लाइन लगा हुआ है और आने वाले समय में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम नौकरी लेकर ही दिखा देंगे, क्योंकि वहां पर कंपटीशन का बहुत ज्यादा मारामारी होगा और वैसे में हमें बेहतर करने के लिए हमें अलग काम करना होगा। देखिए, जीतने वाले कोई अलग नहीं होते हैं, वो हमारे ही बीच के होते हैं, उनका काम अलग होता है, वो अपने तरीके से काम करते हैं और वो जो सटीक बैठा करके अपना कार्य करते हैं जिससे उनको सफलता की प्राप्ति हो जाती है।
तो हमारा मेन जो लक्ष्य है जीवन में सफल होना, चाहे आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। किसके अनुसार? राज्य स्वयं के हितों के साथ एक नैतिक इकाई है। तो राज्य स्वयं के हितों के साथ नैतिक इकाई है हीगल के द्वारा। कल्याणकारी राज्य की प्राथमिक विशेषता क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की प्राथमिक विशेषता है सामाजिक सेवा का प्रावधान। और एक बात बता दूं, मेरा लक्ष्य यह नहीं है कि वीडियो बनाकर मैं लाखों करोड़ों व्यू जाए और इससे मैं बहुत सारा पैसे अर्न करूं। मेरे पास पैसे के लिए और भी बहुत सारे सोर्स हैं और मुझे ये नाम और प्रसिद्धि अपने पढ़ाई के माध्यम से प्राप्त करना है ना, क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है मैं दूसरे को भी वो ज्ञान को अपने बंटवारा कर सकूं, ताकि ज्ञान देने से बढ़ता नहीं है। और रही बात अर्निंग की, तो अर्निंग मैं खुद एक पोस्टेड हूं, जिससे मुझे पैसे की कोई विशेष दिक्कत नहीं है। और मैं आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये सब वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप जो है मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो कल्याणकारी राज्य की प्राथमिक विशेषता क्या है? तो सामाजिक सेवा का प्रावधान है। किस प्रकार के राज्य में सामाजिक समानता पर जोर दिया जाता है? तो समाजवादी व्यवस्था में। देखिए बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं उसका आंसर उस प्रश्न में ही छिपा होता है। तो यहाँ पर अब सामाजिक समानता का बात किया गया है। किस शब्द में आप देख रहे हैं कि सामाजिक समानता है? पूंजीवादी में है? नहीं है। सत्तावादी में नहीं है। उदारवादी में नहीं। तो एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत सारे प्रश्न इजी होते हैं, लेकिन बालक उसको समझना नहीं चाहता है, अंदाजा मार के भागना चाहता है। तो किस प्रकार के राज्य में सामाजिक समानता पर जोर दिया? जहां पर रटना है वहां पर रटना भी जरूरी है। ये मैं नहीं कहता हूं कि सब प्रश्न आप समझिए लीजिएगा। रटना है वहां पर रटना ही पड़ेगा आपको, उससे कोई काम नहीं चलने वाला है। राज्य द्वारा व्यक्तिगत हितों पर सामान्य हित को प्राथमिकता देने के विचार को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत हितों पर सामान्य हित को, यहां पर देखिए व्यक्तिगत हित पर सामान्य हित, मतलब एक का बात नहीं किया जा रहा है, अनेक का बात किया जा रहा है। तो अनेक का मतलब समूह हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिकता। तो हमारा ये जो वीडियो है इसी के साथ समाप्त होता है और हम अगले वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।